साउथ अफ्रीका कैपिटल सिटी केप टाउन में ये पतली सी गली व्हाइट और ब्लैक लोगों के रेजिडेंशियल एरिया को डिवाइड करती है और ये दोनों जगह एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। व्हाइट लोगों के एरिया में घरों में बैकयार्ड, गार्डन, पार्क्स, बिग रोड्स और सभी फैसिलिटीज मौजूद है जो हाई क्लास सोसाइटी के लोगों को चाहिए। पर 100 मीटर दूर बाउंड्री के दूसरे साइड ब्लैक लोगों का एरिया है जो बहुत ही कंजस्टेड और स्लम टाइप जगह है, जहां ना प्रॉपर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और ना सीवेज फैसिलिटी मौजूद है और कानूनी तहत ब्लैक लोग व्हाइट लोगों के एरियाज में घर नहीं बना सकते। और इसी तरह सिर्फ कलर डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर पूरे केप टाउन सिटी को डिजाइन किया गया है और यही सिचुएशन पूरे साउथ अफ्रीका में है। पर आखिर क्यों? हजारों सालों से साउथ अफ्रीका ब्लैक लोगों का घर है, पर व्हाइट लोगों ने उनको उनके ही देश में रिफ्यूजी की तरह रहने को मजबूर कर दिया था। आखिर कैसे? आइए जानते हैं। 1750s में ब्रिटिशर्स ने इस जगह को कैप्चर किया और इस जगह का नाम दिया कैप कॉलोनी। ब्रिटिशर्स यहाँ के ब्लैक लोगों को गुलाम बनाना स्टार्ट किया क्योंकि तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण उन्हें चीप लेबर्स चाहिए था। पर ब्रिटिशर्स को 1869 में किम्बरली में डायमंड मिला और 1885 को जोहान्सबर्ग में गोल्ड मिला। तब से ब्रिटिशर्स के लिए साउथ अफ्रीका इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह बन गया। तो ब्रिटिशर्स को ये खजाना लूटकर किसी भी तरह से इंग्लैंड ले जाना था, जैसा ये ब्रिटिशर्स दुनिया भर में करते थे। और यहाँ माइनिंग के लिए नेटिव ब्लैक लोगों को चीप लेबर्स की तरह यूज किया गया और पूरे देश में रेल लाइंस बिछाए गए ताकि खदानों से गोल्ड, डायमंड्स केप टाउन के बंदरगाह तक लाया जा सके और यही से केप टाउन सिटी डेवलप हुआ। एज्यूम करिए आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हो और जॉब के लिए आप दिल्ली जाते हो, पर गवर्नमेंट रूल अनुसार आप दिल्ली में जॉब तो कर सकते हो, पर सिटी से 50-60 किलोमीटर दूर कुछ सर्टेन रूरल एरियाज में आपको रहना होगा और रोज वहां से ही आपको जॉब के लिए ट्रेवल करना होगा क्योंकि आपका स्किन कलर ब्लैक है और आप इस देश के मूल निवासी हो। यह सच्चाई है साउथ अफ्रीका की। यह रेसिज्म के बेसिस पर सेग्रीगेशन 1913 से शुरू हुआ और मेनली 2 कानून बनाकर यह किया गया। पहला, लैंड एक्ट ऑफ 1913। इसके तहत देश के 70% पॉपुलेशन जो कि अफ्रीका के मूल निवासी ब्लैक लोग थे, उन्हें पूरे देश के सिर्फ 8% एरिया में रहना होगा जो कि बैकवर्ड रूरल एरियाज थे और इस जगह से बाहर कहीं पर लैंड नहीं खरीद सकते। इन एरियाज में एग्रीकल्चर करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए दूसरा ऑप्शन, अगर ये ब्लैक लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए सिटीज में रहना चाहते हैं तो उन्हें व्हाइट लोगों के लिए काम करना होगा, पर तब उन्हें सिटीज के बाहर साइड कुछ सर्टेन लोकेशन में रहना होगा जिन्हें टाउनशिप कहा जाता है। दिस लॉज डिसाइड्स सिटीज शेप एंड डिजाइन। और दूसरा कानून, ग्रुप एरियाज एक्ट ऑफ 1950, जिसके तहत सिटी को रेसिज्म के आधार पर डिजाइन किया गया। इसके तहत देश के पॉपुलेशन को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया जाति के आधार पर, व्हाइट, नेटिव ब्लैक अफ्रीकन और मिक्स्ड पीपल, मतलब अफ्रीकन और यूरोपियन या एशियंस का मिक्स्ड रेस। साथ ही सिटी को कई एरियाज में डिवाइड किया गया इन 3 जाति के बेसिस पर। व्हाइट लोगों को सिटी के अंदर हाई फैसिलिटी इकोनॉमिक जोन दिया गया जो कि टोटल एरिया का 86% लैंड था, जबकि व्हाइट पॉपुलेशन सिर्फ 17% थे और ब्लैक लोगों का एरिया शहर के बाहर साइड में था जो कि मिलिट्री बेस के पास होते थे ताकि ब्लैक लोगों पर नजर रखा जा सके और ब्लैक लोग इन एरियाज के बाहर नहीं रह सकते थे। यहाँ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, ड्रेनेज जैसी बेसिक फैसिलिटीज की भी बहुत कमी थी और तीनों एरियाज के बीच एक बफर एरिया मतलब खाली जगह है 100 से 250 मीटर चौड़ी, जिससे इन्हें डिवाइड किया जाता है। पूरे साउथ अफ्रीका में यह सिस्टम लागू किया गया और इनमें से 3 बिगेस्ट सिटी है, केप टाउन, जोहान्सबर्ग और नामीबिया, जिन्हें रेसिज्म के बेसिस में ही डिजाइन किया गया। इन्हें अपार्थाइड सिटी कहा जाता है, मतलब सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। लोगों के स्किन कलर से पता चल जाता था कि वो शहर के कौन से हिस्से में रहते थे। केप टाउन में सबसे ज्यादा ब्लैक लोग डिस्ट्रिक्ट 6 नाम के एक एरिया में रहते थे लीगली, पर 1966 में अचानक गवर्नमेंट ने कहा कि ये एरिया भी व्हाइट लोगों का है, इसलिए करीब 65,000 ब्लैक लोगों का घर तोड़ दिया गया। हालांकि 1934 में ब्रिटिशर्स का राज खत्म हो गया, पर उनके बाद डच लोगों को पावर मिल गया और उन्होंने ब्रिटिशर्स की तरह ही ब्लैक लोगों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया और 148 लॉज बनाया रेसिज्म के आधार पर। सीधी भाषा में यहाँ डिक्टेटरशिप था यूरोपियन व्हाइट लोगों का। ब्लैक लोगों को हमेशा एक पासबुक कैरी करना होता था जहां मेंशन रहता था कि इन्हें कहां रहने की, ट्रैवल करने की इजाजत है। इससे इन्हें सिटी एरियाज में जॉब करने से रोका जाता था। ब्लैक लोगों को कानून बनाकर गरीब रखा जाता था। ब्लैक लोगों को सिर्फ एक ही शर्त पर सिटीज में रहने दिया जाता था कि उन्हें व्हाइट लोगों के लिए काम करना होगा। वो व्हाइट्स के लिए एज ए सर्वेंट जैसे कुक, गार्डनर के तौर पे काम करते थे
और काम खत्म हो जाने पर उन्हें यह जगह छोड़ के चले जाना पड़ता था। 1970s की इस ग्राफ में आप देख सकते हो सारे पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाइट कॉलर जॉब में मेनली व्हाइट पीपल्स ही थे और नीचे स्तर के ब्लू कॉलर या लेबर क्लास जॉब में मेनली नेटिव ब्लैक लोग थे। और आज भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। 2017 के लैंड रिफॉर्म रिपोर्ट के अनुसार साउथ अफ्रीका का 70% एरिया आज भी व्हाइट लोगों का है, जबकि व्हाइट पॉपुलेशन आज 10% से भी कम है। नेटिव ब्लैक लोगों के लिए अलग एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था जो कि व्हाइट लोगों से बहुत ही इंफीरियर और आउटडेटेड था, जिसे बैंटू एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। 1949 मैरिज एक्ट के तहत ब्लैक्स अपने व्हाइट पार्टनर के साथ शादी नहीं कर सकते थे। व्हाइट लोगों के बीच में ब्लैक लोगों का जाना मना था, यहाँ तक उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ दे आर नॉट सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। मतलब आप अपने ही देश में सिटीजन नहीं हो। साउथ अफ्रीका में दो तरह के लोग हैं, बहुत ही ज्यादा अमीर लोग जो कि व्हाइट लोग हैं और बहुत ही गरीब लोग जो मेनली ब्लैक लोग हैं। आज भी यहाँ व्हाइट लोगों का एवरेज इनकम पर कैपिटा ब्लैक लोगों से 8 से 10 गुना ज्यादा रहता है। आज भी सिटीज में रिच और सक्सेसफुल पीपल मेनली व्हाइट लोग हैं। इनकम, फैसिलिटीज, लाइफस्टाइल में दुनिया में सबसे अनइक्वल कंट्री साउथ अफ्रीका है। ब्लैक लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% है, जबकि व्हाइट लोगों में सिर्फ 7.5%। 1994 में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में देश को आजादी मिली और इन रूल्स को बंद किया गया, जिसके लिए उन्हें 27 साल जेल में बिताना पड़ा था। गांधी जी ने भी यहाँ रेसिज्म के खिलाफ 10 साल तक प्रोटेस्ट किया था, पर आज भी केपटाउन जैसे कई साउथ अफ्रीकन सिटीज में ये सिस्टम चल रहा है और आपको इस तरह की व्हाइट एरियाज एंड ब्लैक एरियाज देखने को मिल जाएंगे जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है पहले की तरह, और व्हाइट लोग ही मेनली सिटी एरियाज में रहते हैं। केपटाउन के पास ओरेनिया नाम का एक टाउन है जहाँ सिर्फ व्हाइट लोगों को रहने की इजाजत है। कानूनी तहत ब्लैक लोग यहाँ ना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और ना जॉब कर सकते हैं। 1991 में बनी इस टाउन का अलग गवर्नमेंट, इकोनॉमी, यहाँ तक अलग करेंसी है। जो पहले के डच, फ्रेंच या दूसरे यूरोपियन लोग थे उनके डिसेंडेंट्स यहाँ रहते हैं। इन्हें अफ्रीकैनर्स कहते हैं, जो साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस के बाद अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इवन 2007 में स्कूल ट्रिप में गए ब्लैक स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को यहाँ घुसने भी नहीं दिया गया। अब सवाल यह है कि इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी क्यों केपटाउन दुनिया का सबसे अनइक्वल प्लेस है? रीजन है स्टेट गवर्नमेंट। नेल्सन मंडेला के अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने रेसिज्म को खत्म किया था, पर सिर्फ केपटाउन में डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी है जिसमें मेनली व्हाइट पॉलिटिशियंस है, इसलिए अभी भी व्हाइट लोगों को यहाँ प्रिविलेज दिया जाता है। ब्लैक लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट का मेन रीजन है इनका घर जॉब लोकेशन से बहुत दूर होना। हर दिन 3 से 4 घंटा ट्रेवल करके उन्हें काम तक पहुंचना पड़ता है, इसलिए इनका फैमिली लाइफ जैसा कुछ नहीं रहता और आज भी इन्हें सिटीज के अंदर अपने जॉब लोकेशन के पास रहने नहीं दिया जाता। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।